नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, भारत ने अब बांग्लादेश के खिलाफ एक ऐसा चौतरफा प्रहार शुरू कर दिया है जिसकी गूंज ढाका से लेकर के पूरी दुनिया के आर्थिक बाजारों में स्पष्ट सुनाई दे रही है। एक तरफ हमारी सीमा सुरक्षा बलों ने बॉर्डर पर ताबड़तोड़ फेंसिंग और सख्त पहरेदारी से अवैध घुसपैठियों के रास्तों पर हमेशा के लिए कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी है, तो दूसरी तरफ आर्थिक मोर्चे पर एक ऐसा भूचाल ला दिया है जिसने बांग्लादेश की इकोनॉमी की रीढ़ माने जाने वाले कपड़ा उद्योग को जड़ से हिला दिया है। जिस रेडीमेड गारमेंट सेक्टर के दम पर बांग्लादेश खुद को दक्षिण एशिया का सरताज मानता था, उसी सेक्टर में भारत ने पीएलआई स्कीम और मेगा इन्वेस्टमेंट के जरिए ऐसी सेंधमारी की है जो ग्लोबल सप्लाई चेन का पूरा समीकरण पलटने वाली है। दोस्तों, क्या भारत अब बांग्लादेश की टेक्सटाइल बादशाहत को हमेशा के लिए खत्म करने जा रहा है? आखिर क्यों भारत का मैन मेड फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर ये भारी भरकम इन्वेस्टमेंट ढाका के नीति निर्माताओं के लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी बन चुका है? दोस्तों, कपड़ा उद्योग के मैदान में जो कदम भारत ने उठाया है वो सीधे तौर पर एक ऐसा आर्थिक वॉर है जिसकी कार्ड फिलहाल किसी पड़ोसी देश के पास में नहीं है। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को आसमान पर ले जाने के लिए सरकार ने पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत तीसरे चरण में 22 नई कंपनियों को हरी झंडी दे दी है। दोस्तों, इस एक फैसले से टेक्सटाइल की पूरी वैल्यू चेन में 2339 करोड़ रुपए से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट का सीधा रास्ता खुल गया है। जब ये नई परियोजनाएं पूरी तरह से जमीन पर उतरेंगी तो सिर्फ इन 22 कंपनियों के जरिए 15,561 करोड़ रुपए का टर्नओवर जनरेट हो जाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही 36,000 से ज्यादा लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा जो हमारी इकोनॉमी में एक जबरदस्त उछाल ला करके आएगा। इस तीसरे दौर की मंजूरी के बाद में अब पीएलआई योजना के तहत चुनी गई कुल कंपनियों का आंकड़ा 96 तक पहुंच चुका है। इन 96 कंपनियों ने मिलकर के 12,822 करोड़ रुपए का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करने का पक्का वादा किया है। इस विशाल इन्वेस्टमेंट से 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बम्पर व्यापार उत्पन्न होने की उम्मीद है। दोस्तों, वर्तमान के अंदर बांग्लादेश का रेडीमेड गारमेंट उद्योग लगभग 50 अरब डॉलर का राजस्व कमाता है और इसी एक खंबे पर उनकी पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है। लेकिन अब भारत की इस आक्रामक आर्थिक नीति ने बांग्लादेश की रातों की नींद उड़ा दी है। ग्लोबल बायर्स अब तेजी से उस बाजार की तरफ देख रहे हैं जहां कच्चा माल, तकनीक, पावर सप्लाई और प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज एक साथ एक जगह के ऊपर विशाल पैमाने के ऊपर मौजूद हैं। दोस्तों, आपको यह समझना होगा कि बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग आखिर किस बुनियाद पर टिका हुआ था। तो दोस्तों, अब तक उन्हें लीस्ट डेवलप्ड कंट्री यानी कि एलडीसी का दर्जा मिला हुआ था, जिसके तहत वेस्टर्न कंट्रीज में उनके कपड़े बिना किसी टैक्स या ड्यूटी के जाते थे। लेकिन बहुत जल्द उनका ये एलडीसी स्टेटस खत्म होने वाला है। जैसे ही उन पर ड्यूटी लगेगी उनके कपड़ों की कीमत बढ़ जाएगी। इसी सटीक मौके का फायदा उठाने के लिए भारत ने अपना मास्टर स्ट्रोक चला है। दोस्तों, भारत ने सिर्फ पीएलआई तक खुद को सीमित नहीं रखा है, बल्कि पीएम मित्रा योजना के तहत देश भर में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स का जाल बिछाया जा रहा है। ये पार्क्स प्लग इन प्ले मॉडल के ऊपर आधारित हैं, जहां कंपनियों को सिर्फ अपनी मशीनें लगानी है और काम स्टार्ट कर देना है। बिजली, पानी, सड़क और पोर्ट्स कनेक्टिविटी सरकार खुद दे रही है। जब भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा हाईटेक हो जाएगा तो विदेशी ब्रांड्स भला ढाका की पुरानी और खस्ता हाल फैक्ट्रीज में क्यों जाएंगे? दुनिया भर का फैशन और कपड़ा बाजार अब सिर्फ सामान्य सूती धागों तक सीमित नहीं है। अब डिमांड्स सिंथेटिक एंड टेक्निकल कपड़ों की हो गई है। दोस्तों, भारत ने बिल्कुल इसी नब्ज को पकड़ा है और अपना पूरा फोकस मैन मेड फाइबर परिधान, कृत्रिम फैब्रिक्स और टेक्निकल टेक्सटाइल पर लगा दिया है। चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले पीपी किट्स हों और स्पेशल फैब्रिक्स हों, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के एयरबैग्स हों, जियो टेक्सटाइल के रूप में हाईवेज बनाने में काम आने वाले मटेरियल्स हों, या फिर हमारे सुरक्षा बलों के लिए बनाए जाने वाले एडवांस बुलेट प्रूफ और वेदर प्रूफ शूट्स हों,
हर जगह पर टेक्निकल टेक्सटाइल की मांग रॉकेट की रफ्तार से आगे जा रही है। दोस्तों, बांग्लादेश आज भी मुख्य रूप से बेसिक टी शर्ट और सूती पैंट बनाने में अटका हुआ है, जबकि भारत इन हाई ग्रोथ सेगमेंट्स के अंदर खुद को सबसे बड़े ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में एस्टेब्लिश करने जा रहा है। जब देश के भीतर ही वर्ल्ड क्लास इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा तो एप्पल और सैमसंग की तरह ही टेक्सटाइल के भी बड़े विदेशी ब्रांड्स स्वतः ही भारत का रुख करेंगे और पड़ोसी मुल्कों की अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिर जाएगी। आर्थिक मोर्चे पर इस तगड़े झटके के साथ साथ जमीनी लेवल पर भी भारत ने अपनी सरहदों को लोहे के किले में तब्दील करना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, वेस्ट बंगाल के कूच बिहार जिले का आखिरी गांव उत्तर अंदारण इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दोस्तों, 3 बीघा कॉरिडोर के पास में मेखलीगंज और कोचलीबाड़ी सीमा के पास में बसा ये इलाका चारों तरफ से विदेशी जमीन यानी कि लाल मोनेर हाट जिले के अंगरपोटा दहग्राम से घिरा हुआ है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ में लगने वाली करीब 2217 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का यह सबसे जटिल और संवेदनशील इलाका है। दोस्तों, लंबे वक्त से फेंसिंग ना होने की वजह से ये जगह सीमा पार से अपराधियों के लिए एक खुला चारागाह बनी हुई थी। स्थानीय निवासियों को हर दिन बाहरी बदमाशों के सीधे उत्पीड़न और दादागिरी का सामना करना पड़ता था। इस पूरे इलाके की भौगोलिक बनावट ऐसी थी कि कोई भी अनजान आदमी ये समझ ही नहीं पाता था कि कब वो भारत की जमीन से निकल कर के पड़ोसी देश की सीमा के अंदर दाखिल हो गया है। इसी उलझी हुई कूटनीति और भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर के सीमा पार के सिंडिकेट्स ने यहाँ अपना समानांतर राज कायम कर लिया था, जिससे हमारे सीमांत गांवों की सुरक्षा भगवान भरोसे चल रही थी। सूरज ढलते ही इस पूरे इलाके में खौफ का साया मंडराने लगता था। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर के सीमा पार से आने वाले उपद्रवी गौशालाओं के दरवाजे खोल करके मवेशी चुरा लेते थे और वापस अपनी सीमा में भाग जाते थे। मवेशी तस्करी का ये खेल कोई छोटा मोटा धंधा नहीं था, बल्कि ये करोड़ों रुपए का एक ब्लैक मार्केट इकोनॉमी था। भारत से चुराए गए इन मवेशियों को सीमा पार ले जाकर के 3 से 4 गुना ऊंचे दामों के ऊपर बेच दिया जाता था, जिससे वहां की मीट और लेदर इंडस्ट्री फल फूल रही थी। दिन भर खेतों में हाड़ तोड़ मेहनत करने वाले हमारे भारतीय किसानों को रात भर जाग करके अपने परिवार और अपने बेजुबान जानवरों की रक्षा के लिए खुद लाठी डंडे लेकर के पेट्रोलिंग करनी पड़ रही थी। दोस्तों, ग्रामीणों ने अपनी सुरक्षा के लिए छोटे छोटे ग्रुप्स और रात की रखवाली करने वाली टोलियां बना रखी थी, लेकिन ये विदेशी अपराधी इतने दुस्साहसी थे कि वो हमारे निवासियों पर भी घातक हथियारों से हिंसक हमले करने, लूटपाट करने से रत्ती भर भी बाज नहीं आते थे। वो सिर्फ कुछ मामूली चोरों या उठाईगीरों का काम नहीं था, बल्कि सीमा पार बैठे एक बहुत बड़े रसूखदार और ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट का पार्ट हुआ करता था, जो मवेशियों की आड़ में नशीली दवाइयों, कफ सिरप, सोना और फेक करेंसीज भारत के अंदर धकेल रहे थे। नकली नोटों का ये खेल हमारी इकोनॉमी को अंदर से खोखला करने की एक सोची समझी साजिश का पार्ट था। सुरक्षा बलों की तमाम फ्लैग मीटिंग्स और दोनों देशों के कमान अधिकारियों की बातचीत के बावजूद जमीनी लेवल के ऊपर स्थिति जस की तस बनी हुई थी और ये पूरी समस्या हमारे देश के लिए एक गहरे नासूर का रूप ले चुकी थी। दोस्तों, लेकिन हाल ही के अंदर हुए सत्ता परिवर्तन के बाद से कूच बिहार के इस सीमांत इलाके की तकदीर पूरी तरह से और बहुत तेजी के साथ में पलट चुकी है। राज्य में नई सरकार के गठन और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की कमान संभालते ही कांटेदार फेंसिंग के लिए जमीन अलॉटमेंट और नापजोख का काम पूरा हो चुका है। दोस्तों, इससे पहले की सरकारों के समय जमीन अधिग्रहण की फाइलें सालों साल सरकारी दफ्तरों की धूल फांक रही थी, जिससे सीमा सुरक्षा बल चाहकर के भी बॉर्डर को सील नहीं कर पा रहे थे। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण वोट बैंक के ठेकेदार इस खुली सीमा का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते थे, मगर अब सिंगल विंडो क्लियरेंस के जरिए कुछ ही हफ्तों में सैकड़ों एकड़ जमीन का क्लियरेंस दे दिया गया है। दोस्तों, स्टेट पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के संयुक्त और आक्रामक ऑन डिमांड ग्राउंड ऑपरेशंस ने सीमा पार से आने वाले अपराधियों और उनके लोकल मददगारों की रेड पूरी तरह से तोड़ दी है। घुसपैठियों और तस्करों के हौसले पस्त हो चुके हैं और दशकों से डर के साए में जी रहे स्थानीय लोगों ने आखिरकार एक बहुत बड़ी राहत की सांस ली है। कटीले तारों की ये मजबूत और गगनचुंबी दीवार सिर्फ मवेशियों की चोरी और तस्करी को हमेशा के लिए लॉक नहीं करेगी, बल्कि उस ड्रग्स,
और जाली नोटों के उस इंटरनेशनल सिंडिकेट को भी पूरी तरह से फुल स्टॉप लगा देगी, जो खुली सीमा का नाजायज फायदा उठा करके हमारे देश के युवाओं को बर्बाद कर रहा था। दोस्तों, बॉर्डर मैनेजमेंट को अब सिर्फ पारंपरिक लोहे के तारों और खंभों तक ही सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि भारत ने इस पूरी तरह से इसे हाईटेक बनाते हुए स्मार्ट फेंसिंग और अत्याधुनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल शुरू कर दिया है। कूच बिहार और उसके आसपास के घने जंगलों, दलदले जमीन और तीस्ता व धरला जैसी नदियों वाले उन बेहद कठिन पैचेज के अंदर जहां फिजिकली कंक्रीट की दीवार या लोहे के तार लगाना इम्पॉसिबल था, वहां कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि CIBMS का अभेद्य कवच डिप्लॉय कर दिया गया है। इन चुनौतीपूर्ण सेक्टर्स के अंदर हाई रेजोल्यूशन इंफ्रारेड कैमरे, थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस एंड लेजर वॉल्स और जमीन के नीचे छिपे हुए बेहद संवेदनशील अंडरग्राउंड सेंसर्स का एक ऐसा नेटवर्क बिछाया जा रहा है जो किसी भी तरह की हलचल या इंसानी कदमों के दबाव को तुरंत पकड़ लेता है। आसमान से लगातार सर्विलांस ड्रोन्स और माइक्रो एरोस्टेटस 2400 घंटे लाइव फीड सीधे कमांड सेंटर को भेज रहे हैं, ताकि दोस्तों पुराने सुरक्षा सिस्टम के कैमरा ब्लाइंड स्पॉट्स को पूरी तरह से और हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। अब अगर कोई परिंदा या घुसपैठिए का ग्रुप नदी के रास्ते या घने कोहरे की आड़ में भी सीमा पार करने की हिमाकत करेगा, तो वो हमारे सुरक्षा बलों की नज़रों से बच नहीं पाएगा और कंक्रीट बंकरों में बैठे हमारे जवान पलक झपकते ही उन्हें न्यूट्रलाइज कर देंगे। इस आधुनिक और अभेद्य डिजिटल सुरक्षा कवच के अंदर बांग्लादेशी तस्करों, जासूसों और घुसपैठियों के उन पूरे इकोसिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, जो सालों से हमारे देश के संसाधनों को दीमक की तरह चाट रहे थे। दोस्तों, सरहदों पर भारत की इस जबरदस्त और बिना समझौता करने वाली सख्ती की वजह से बांग्लादेश में बैठे सत्ता के गलियारों में खलबली मच गई है और वो पूरी तरह से तिलमिला उठे हैं। दोस्तों, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि BGB की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मंचों और मीडिया के सामने लगातार ये सिर पैर का रोना रोया जा रहा है कि भारतीय सुरक्षा बल गैर कानूनी तरीके से लोगों को जबरन उनकी सीमा के अंदर धकेल रहे हैं। ढाका के हुक्मरानों का दावा है कि जून की शुरुआत से ही सीमा के अलग अलग संवेदनशील सेक्टर्स के अंदर 20 से ज्यादा ऐसे कथित पुश इन ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिनमें सैकड़ों की तादाद के अंदर लोगों को खदेड़ करके वापस भेजा जा रहा है। BGB ने अपने प्रोपेगेंडा को हवा देने के लिए यहां तक आरोप लगा दिया है कि कई मामलों में महिलाओं और छोटे बच्चों को दोनों देशों के बीच की खाली जमीन यानी कि नो मैंस लैंड में बिना किसी अन्य जल के बेसहारा छोड़ दिया गया है, जिससे वहां एक बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो गया है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बड़े बड़े जानकार, थिंक टैंक्स और ढाका यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर CR अबरार जैसे लोग अब ग्लोबल मीडिया में आकर के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानवाधिकारों की दुहाई देते नजर आ रहे हैं। उनका पाखंडी दावा है कि लोगों को इस तरह बिना किसी कानूनी ट्रायल या पहचान प्रक्रिया के वापस भेजना सीधे तौर पर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का खुला उल्लंघन है और ये पूरी तरह से एक गैर कानूनी हरकत है। लेकिन इन तथाकथित बुद्धिजीवियों को ये कड़वी हकीकत समझनी होगी कि भारत किसी बेगुनाह को प्रताड़ित करने नहीं, बल्कि वो सिर्फ अपनी संप्रभु जमीन से उन अवैध घुसपैठिए मुसलमानों और उनके इकोसिस्टम को या उनके माइग्रेंट्स को बाहर का रास्ता दिखा रहा है, जो बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट्स के, पासपोर्ट के या वीज़ा के हमारे देश के अंदर घुस करके अवैध बस्तियां बसा रहे थे और हमारे देश के सीमित संसाधनों और टैक्स पेयर्स की गाढ़ी कमाई पर डाका डाल रहे थे। किसी भी आज़ाद और स्वाभिमानी राष्ट्र का ये पहला और परम कर्तव्य होता है कि वो अपने मूल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे, अपने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाए और अपने सीमावर्ती जिलों की डेमोग्राफी यानी कि जनसांख्यिकी के संतुलन को बिगड़ने से रोके। वेस्ट बंगाल और असम के कई सीमावर्ती जिलों में पिछले कुछ दशकों में जिस तरह से आबादी का संतुलन बदला है, उसने हमारी नेशनल सिक्योरिटी के सामने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। लिहाजा दोस्तों, जो लोग गैर कानूनी तरीके से हमारे देश के अंदर घुस करके राशन कार्ड, वोटर ID और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे थे, उन्हें उनके मूल देश वापस भेजना कोई मानवीय संकट नहीं है, बल्कि दोस्तों हमारा संप्रभु और संवैधानिक अधिकार है। भारत अब इस मामले के अंदर किसी भी तरह की विदेशी
प्रेशर, इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा या मानवाधिकार संगठनों के झूठे नैरेटिव के आगे रत्ती भर भी झुकने वाला नहीं है। ये जमीनी और सीमा पर दिखने वाला तनाव सिर्फ कंटीले तारों या घुसपैठियों को रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके तार बहुत गहरे कूटनीतिक और जियोपॉलिटिकल पावर प्ले से जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश में हुए इस तख्तापलट के बाद जब से प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार ने सत्ता संभाली है, तब से दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक रिश्तों में अविश्वास की एक बहुत चौड़ी और गहरी खाई बन चुकी है। बीएनपी की सरकार में बैठे कई कट्टरपंथी तत्व और उनके समर्थक खुलेआम इंडिया आउट जैसे कैंपेन चलाते हैं और वो भारत को ये दुहाई देते हैं कि भारत उनके इन सांपों को पाले। दोस्तों, भारतीय सामानों के बहिष्कार की मांग करके वो लोग अपनी घरेलू राजनीति चमका रहे हैं। ढाका की नई सरकार ने भले ही दुनिया को दिखाने के लिए अपनी तरफ से भारतीय नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं सामान्य करने का नाटक किया हो, लेकिन दोस्तों भारत ने अपनी चाणक्य नीति के तहत रणनीतिक तौर पर अब भी बेहद सीमित संख्या के अंदर और कड़ी जांच पड़ताल के बाद ही बांग्लादेशी नागरिकों को वीजा जारी करने की सख्त और अपरिवर्तनीय नीति अपना रखी है। दोस्तों, ये हमारी तरफ से ढाका को एक लाउड एंड क्लियर कूटनीतिक संदेश है कि जब तक तुम्हारी सरजमी से होने वाली भारत विरोधी गतिविधियां, घुसपैठ की कोशिशें और हमारे हितों को चोट पहुंचाने वाले सिंडिकेट्स पूरी तरह से जमींदोज नहीं हो जाते, तब तक दोनों देशों के बीच में व्यापार, सामान्य आवाजाही और मेडिकल टूरिज्म का पहिया पहले की तरह सुचारू रूप से नहीं घूम सकता है। भारत ने अपनी इस आक्रामक कूटनीति से साफ कर दिया है कि वो अपने राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की कीमत पर पड़ोसियों से झूठी दोस्ती का ढोंग बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसके ऊपर से दोनों देशों के बीच में लटके हुए अहम जल समझौते ढाका के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बन चुके हैं। तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे का मुद्दा दशकों से फाइलों में दबा पड़ा है। बांग्लादेश का पूरा उत्तरी इलाका जो उनकी खेती का हब है, तीस्ता के पानी पर निर्भर है। दोस्तों, भारत ने सिक्किम और बांग्लादेश के हिस्सों में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और बैराज के जरिए पानी के बहाव पर जो कंट्रोल रखा है, वो ढाका की एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए जीवन और मरण का सवाल है। वहीं दोस्तों, इसी साल दिसंबर में गंगा जल बंटवारे की सबसे अहम संधि भी खत्म होने जा रही है। फरक्का बैराज से छोड़े जाने वाले पानी पर बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिपेंडेंट है। दोस्तों, इस संधि को दोबारा लागू करने के लिए जिस कूटनीतिक भरोसे की जरूरत है, वो फिलहाल दोनों देशों के बीच में पूरी तरह से गायब है। भारत साफ कर चुका है कि वह अपने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के लिए अपनी सुरक्षा और अपने किसानों के हितों की बलि नहीं चढ़ाएगा। ढाका को अगर पानी चाहिए तो उसे भारत की सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से लेना ही होगा। व्यापारिक प्रतिबंधों के पहले ही दोनों तरफ से कारोबारियों की रफ्तार धीमी हो चुकी है। बांग्लादेश में पिछले कुछ वक्त में जिस तरह से राजनीतिक अस्थिरता देखी गई है, फैक्ट्रीज में हड़तालें हुई हैं और पावर कट की समस्या बढ़ी है, उसने विदेशी निवेशकों का भरोसा तोड़ दिया है। जो विदेशी कंपनियां कल तक सस्ते श्रम के लिए ढाका का रुख किया करती थी, वो आज बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत ग्लोबल सप्लाई चेन और पीएलआई इंसेंटिव्स के कारण भारत के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने का प्लान बना रही हैं। दोस्तों, यह सिर्फ एक उद्योग का शिफ्ट नहीं है, बल्कि यह दक्षिण एशिया में आर्थिक शक्ति के केंद्र का पूरी तरह से भारत की तरफ मुड़ जाना है। ढाका की इकोनॉमी जो पूरी तरह से उन विदेशी ऑर्डर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, इस महापरिवर्तन के सामने बेबस नजर आ रही है। इसके अलावा भारत अब लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट के मोर्चे पर भी ढाका को पीछे छोड़ रहा है। पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान और भारतमाला परियोजना के तहत जिस तेजी से हमारे देश में एक्सप्रेसवेज, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स और नए डीप वाटर पोर्ट्स बन रही हैं, उसने भारत की लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज को या लॉजिस्टिक कॉस्ट को काफ़ी मात्रा में कम कर दिया है। पहले भारत से कोई भी कंसाइनमेंट यूरोप या अमेरिका पहुंचने में जो समय लगता था, वो आज आधा रह गया है। इसके विपरीत बांग्लादेश के पोर्ट्स पर जहाज़ों को हफ्तों तक इंतजार करना पड़ रहा है। सप्लाई चेन की दुनिया में टाइम इज मनी एंड इंडिया ने इस टाइम गेम के अंदर ढाका को मीलों पीछे छोड़ दिया है।
दोस्तों, जमीनी सुरक्षा, कूटनीतिक शक्ति, वाटर डिप्लोमेसी और आर्थिक मोर्चे पर भारत का यह प्रचंड रूप स्पष्ट करता है कि अब पड़ोसी मुल्कों को भारत की शर्तों पर ही काम करना होगा। भारत ने अपने सीमावर्ती ग्रामीणों की दशकों पुरानी पीड़ा को खत्म करने का जो बीड़ा कूच बिहार से उठाया है, वो पूरे बॉर्डर पर लागू होने जा रहा है। दोस्तों, फेंसिंग का एक मॉडल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का अहम हिस्सा बन चुका है, जो अवैध नेटवर्क्स को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। इस पूरी कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि भारत अपने घरेलू उद्योगों को विश्व स्तरीय बनाने और अपने सरहदों को अभेद्य रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आर्थिक प्रहार, बॉर्डर सिक्योरिटी, वाटर डिप्लोमेसी में से बांग्लादेश को सबसे गहरा घाव कौन सा दे रहा है? कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।